हाय गाइस। हाय गाइस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे हैं। तो फाइनली आज हम वीडियो लेके आ गए हैं। जानता हूँ बहुत देर हुई है, बट एज कहते हैं when there's a will there's a way। इसी को फॉलो करते हुए हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो गाइस, हम जानते हैं अगर आप लोगों ने आप सब हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, बट अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कि फिर हमें ज्यादा पीछे का एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा और आप लोग भी एक जर्नी पे जुड़ जाएंगे हमारे एरोनॉट्स की जर्नी, जिससे आप लोग को भी मजा आएगा। इट्स रियली ग्रेट। और तो अभी हम हमारा स्टार्ट सबसे पहले वीडियो से करेंगे, जो कि हमें रामानुज अभी प्रेजेंट। रामानुज, तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें आपको अलग-अलग फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में दिखाया गया है। ऑब्वियसली ब्रीफली थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इन छोटी-छोटी चीज़ों को यहाँ-वहाँ देखा होगा प्लेन्स में और हिलते-डुलते भी देखा होगा। लेकिन इसका एक्चुअल वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अब। तो हम लोग सीधे-सीधे अपने प्रॉब्लम पर आते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। जी हाँ, हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। यदि हम लोग वन डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारा बस एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है। लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हमारा एक्स, वाई या फिर जेड में के डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। इसके कारण रैंडमनेस जो है सिस्टम का बढ़ता है। लेकिन रैंडमनेस क्यों बढ़ता है? कोई भी फ्लाइट प्रॉपरली क्यों फॉलो नहीं कर पाता है? इतना रैंडमली क्यों इधर-उधर जाता रहता है? तो इसका प्रॉब्लम यही है कि ये दुनिया जो है, ये फॉरवर्ड एरो ऑफ टाइम के साथ-साथ रैंडमनेस बढ़ाती जाती है। क्या आपने कभी एक कप को नीचे गिरते हुए देखा है? जब वो नीचे गिरता है, वो कई फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। वो क्या आपने उसी इवेंट को उल्टा होते हुए देखा है कि फ्रैगमेंट सब जुड़ गए और एक कप बन गया? शायद ही कभी देखा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स के एक लॉ ने बताया है कि दुनिया की रैंडमनेस बढ़ती जाती है टाइम के साथ। तो इसके कारण फ्लाइट जो है वो भी रैंडम मोशन फॉलो करने लगता है और हम लोग इस रैंडम मोशन को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी भी टेरेन से, पानी से या फिर किसी से भी टकराकर फेटल एक्सीडेंट प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ स्टेबलाइजर्स डाल सकते हैं। अब स्टेबलाइजर्स को कैसे इस्तेमाल करें? इसे हम लोग एक चीज़ से समझते हैं। तो आइए हम लोग नोटबुक पर आते हैं। तो ये हमारा एक बार है और अगर हम लोग इस पर ऐसे फोर्स लगाएं एजेस पर, ना कि सेंटर पर, तो हम लोग देखते हैं कि ये बार जो है ये रोटेट करने लगता है। क्या आपने कभी पेन फाइट खेला है? तो पेन फाइट में आप देखते होंगे कि ना कि सेंटर बट एज पर मारने पर वो घूमने लगता है पेन, उतना ही अच्छा घूमता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज पर एलेरॉन्स को डाल देते हैं और उससे हम लोग फोर्स जनरेट करते हैं। इन फोर्स आएगा कहाँ से? फोर्स हमारा आएगा एरोडायनेमिक फोर्स से। एरोडायनेमिक फोर्स को कैसे हार्नेस करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा ये एक एलेरॉन का फ्लैप है, समझ सकते हैं। इधर से आपका विंड आ रहा है लैमिनर, पूरा स्मूथ, एक वेलोसिटी से। और यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर आकर ये बहुत टर्बुलेंट हो जाता है और यहाँ पर स्मूथली पार करता है। इसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया। यही हाई प्रेशर जो है हाई टू लो जाने के लिए फोर्स लगा देता है और यही लिफ्ट वेक्टर जो है इसे रोटेट कर देता है। ये एक्चुअली अगर आप कंप्यूटेशन से जानना चाहते हैं तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से सॉल्व हो सकता है। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है उसके लिए। और जो लोग 9th या 10th में होंगे उन लोगों के लिए बता दूं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्चुअली आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है
बस गैसेस के रूप में। तो यही चीज़ तीनों स्टेबलाइजर्स में अप्लाई की जाती है ताकि आपको बेटर कंट्रोल मिले उसके ऊपर। और जी हाँ, यही प्रिंसिपल था जिसके कारण राइट ब्रदर्स के राइट फ्लायर ने 20 सेकेंड के लिए स्टेबल उड़ान भरी थी, जबकि उस समय के ही साइंटिस्ट इसे उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो बात तो ये थ्योरी की है, लेकिन किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, किसी भी चीज़ को इंजीनियरिंग की मिसाल बनाने के लिए हमें मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जानना पड़ता है। तो इसके बारे में जानने के लिए मैं वैभव को बुलाना चाहूँगा। चलिए, मैं अभी चालू करने वाला हूँ बर्ड्स एग्जाम्पल से। बर्ड्स एग्जाम्पल बेसिकली बर्ड्स इंस्पिरेशन। हमारी फ्लाइट हमारी जो फ्लाइट है वो बेसिकली बर्ड से इंस्पायर्ड है। और क्योंकि सबसे पहली जो उड़ने वाली चीज वो तो वही है, और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म जो फ्लाइट का है वो बर्ड के फ्लाइंग स्किल से inspired है। अगर हम नोटिस करें बर्ड्स को कि वो कैसे उड़ते हैं, तो आप अगर देखेंगे वो कैसे उड़ते हैं, कैसे टर्न करते हैं, आप इसको आराम से रिलेट कर पाएंगे फ्लाइट के मैकेनिज्म के साथ। जैसे कि अगर बर्ड्स टर्निंग करती है तो फिर उन दोनों को अपने विंग्स सेम टू सेम ऐसी पोजीशन पे लाते हैं जैसे एलरॉन्स करते हैं, सेम टू सेम एलरॉन्स बोल। और इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो फिर बर्ड्स के टेल पे जाते हैं, तो फिर वो एलिवेटर का रोल निभाते हैं। कि जैसे अगर उन्हें लैंड करना हो या टेक ऑफ करना हो, तो वो सेम टू सेम एलिवेटर्स का मैकेनिज्म जैसा, बेसिकली एलिवेटर्स उससे है। तो अब हम इसी एग्जांपल के साथ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, गाइस हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर बेसिकली हमारी प्लेन को स्टेबल रखने में होता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर हमारी प्लेन को स्टेबल रखता है, और साथ ही साथ बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस में हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर काम आता है। ये हमारी प्लेन को प्रिवेंट करता है डाउन या पिचिंग करने से, और साथ ही साथ ये हमारी प्लेन को एल्टीट्यूड्स रखने में भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ ट्रिमिंग। तो इसके एग्जांपल्स हैं फ्यूजलाज माउंटेड। फ्यूजलाज माउंटेड बेसिकली बीच में होता है, जो फ्यूजलाज पे हो वो है फ्यूजलाज माउंटेड। एक इसका एग्जांपल है A320, एयरबस A320। और इसके बाद आता है हम क्रूसीफॉर्म में। तो क्रूसीफॉर्म बेसिकली बीच में होता है क्रूसीफॉर्म, और इसका एग्जांपल है हॉकर सी हॉक। ये एक बहुत अच्छी प्लेन है हॉकर सी हॉक। आई थिंक आप सब देखे, आप सब अगर नहीं देखे तो मैं चाहूंगा कि आप सब देखें भी। फिर हम आते हैं टी टेल। अब टी टेल से आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि टी टेल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये टी टेल टी शेप है, तो इसके लिए हम इसे टी टेल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है बोइंग 727। अगर हाँ हाँ, बोइंग 727 इज अ रियली वेरी गुड। तो अब हम ये जो है ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के ओरिएंटेशंस पर बेस्ड है। ये बेसिकली ओरिएंटेशंस पे बेस्ड है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। तो अब हम वर्टिकल स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर को हम फिन भी कहते हैं, और वर्टिकल स्टेबलाइजर बहुत वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ वर्टिकल स्टेबलाइजर ऐसे डिजाइंड होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं एरोडायनेमिक साइड और स्लिप, और साथ ही डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये काम है। साथ ही साथ जब प्लेन रनवे पे होती है और उन्हें टर्न करना रहता है, तो ये इसी का यूज होता है, बेसिकली रडर। इस पे जो एडेड है रडर, रडर के यूज से। और ये सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट पे नहीं, ये बहुत सारी व्हीकल्स पे यूज होती है, जैसे कि शिप्स, यॉट्स, कार्स पे भी होता है। तो इसका यही यूज है। चालू करते हैं। अब हम चालू कर रहे हैं फन फैक्ट्स के साथ। तो गाइस, अभी मैं आपको जो फन फैक्ट बताने जा रहा हूँ वो एक इमरजेंसी सिचुएशन का फन फैक्ट है। बेसिकली जब हमारी प्लेन्स के एलोरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, ये बहुत सीरियस सिचुएशन होती है, क्योंकि इसके बाद हमारी फ्लाइट अच्छे से टर्न नहीं ले सकती है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इंजन वन का थ्रस्ट ज्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से ये इंजन वन की मदद से हम टर्न ले जाते हैं, क्योंकि इंजन टू का थ्रस्ट तो हमने डिक्रीज किया है या तो वही रखा है, बट इंजन वन का थ्रस्ट इंक्रीज किया तो ऑफकोर्स प्लेन टर्न होगी इंजन टू के साइड पे। तो इसकी मदद से हम टर्निंग करते हैं ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस पे। तो अगर आप कभी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे,
गॉड ग्रेस ऐसा ना हो, बट अगर हो तो फिर ये याद रखिएगा। तो अब हम दूसरे फन फैक्ट पे जा रहे हैं जो हमें राम अनुज। तो क्या आप जानते हैं कॉन्कॉर्ड द क्वीन ऑफ द स्काईज, उसका एक छोटा सा नया चीज था, नया कॉन्सेप्ट था, जो है एलेवॉन्स का। जी हाँ, एलिवेटर्स और एलेरॉन्स। उसके एलिवेटर्स और एलेरॉन्स दोनों ही सेम थे, क्योंकि उसका एक डेल्टा शेप्ड विंग था, जो एंड में उसका एलेरॉन्स और एलिवेटर्स दोनों सेम जगह पर ही थे। उसे इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज किया गया था कि वो दोनों को परफेक्टली काम कर पाए। हालांकि 2003 से इस प्लेन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था एक फेटल क्रैश की वजह से। नहीं तो ये एक इंजीनियरिंग की मिसाल है जो ट्रांससोनिक स्पीड से ट्रांस एटलांटिक जर्नीज को अच्छे से पूरा कर पाता था। तो अब हम आते हैं एंड ऑफ द वीडियो पर, और एक सवाल के साथ आते हैं कि क्या आपने कभी देखा है कि लैंडिंग के समय आपका प्लेन बहुत ही स्लो हो जाता है, सेम हियर ऑन द टेक ऑफ। तो आपका प्लेन इतना सफिशिएंट लिफ्ट कैसे जनरेट करता है ताकि वो हवा में बने रहे। जो 747 टाइप्स के प्लेन होते हैं, वो इस चीज़ के बारे में, इस कंपोनेंट के बिना, जो हम लोग अगले वीडियो में बताना चाहते हैं, इसके बिना अगर वो लैंडिंग करना चाहे तो वो किसी भी समय स्टॉल होकर गिर सकता है। स्टॉल यानी कि कम लिफ्ट जनरेट करके वो किसी भी समय गिर सकता है अगर वो ये कंपोनेंट अब इस्तेमाल ना करे तो। और बाकी अब वैभव बताएगा। तो गाइस, एज अभी हमने जो क्वेश्चन पूछा ये हमारे नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, ये आप आ रहा हूँ और बार। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि हमारे पिछले 2 वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सीरियसली बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप हमारे एरोनॉट्स की जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा। तब तक के लिए चलिए अभी हम यहीं से विदाई देते हैं। तब तक तब के तक के लिए लिए जुड़े बने रहिए रहें एरोनॉट्स के साथ। एरोनॉट्स के साथ।